ITI टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग क्रैंक केस के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। क्रैंक केस क्या होता है, इसमें इंजन की कौन कौन सी असेंबली जुड़ी हुई होती है और मुख्य रूप से इंजन में इसका क्या यूज है। क्योंकि क्रैंक केस इंजन का एक बड़ा भाग है, सारे की सारी असेंबली क्रैंक केस के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो इसे हम लोग अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो चित्र देख रहे हैं यह क्रैंक केस मोनो ब्लॉक है। क्रैंक केस और सिलेंडर ब्लॉक साथ में इनबिल्ट है, लेकिन हम यहाँ पे क्रैंक केस पहले समझेंगे। क्रैंक केस, ये जो चित्र है वो क्रैंक केस का है। क्रैंक केस में सबसे पहले क्या क्या चीजें होती है। क्रैंक केस का मतलब है कि क्रैंक शाफ्ट तो रहेगा ही रहेगा। नीचे का जो भाग देख रहे हैं यह क्रैंक शाफ्ट जुड़ने का भाग है। यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट को जोड़ते हैं। जो आप ये देख रहे हैं ये वाले भाग नट बोल्ट के साथ लगा हुआ है। 5 है टोटल, यानी कि क्रैंक शाफ्ट में आप पढ़े होंगे मेन जनरल और मेन बेरिंग्स होती है। तो मेन बेरिंग्स में आधा जो रहता है, आधा भाग क्रैंक केस के साथ जुड़ा रहता है और आधा भाग स्टड जो निकला रहता है। स्टड में हाउजिंग इसको बोलते हैं, मेन बेरिंग हाउजिंग बोला जाता है। ये आधा भाग है हाउजिंग का। इसको अगर हम लोग लूज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे और इसको बाहर निकलेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। ये सभी को हम लोग बाहर निकाल करके क्रैंक शाफ्ट को भी बाहर निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार असेंबल जब करना होता है तो क्रैंक शाफ्ट इसको रोटरी स्टैंड पे लेते हैं और उल्टा कर लेते हैं। इसको घुमा करके उल्टा करेंगे और क्रैंक शाफ्ट को हाफ जो भाग है उसमें बिठा दिया जाता है और उसके बाद जो मेन बेरिंग हाउजिंग रहे उसको हम लोग डालते हैं और नट बोल्ट से जो टॉर्क है उस टॉर्क के अनुसार टाइटिंग कर देते हैं। ये सिंपल प्रोसेस है। अगर आप देखेंगे तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा नीचे का भाग जो है, नीचे का भाग ऑयल सम्प का होता है, जो पहले पढ़ चुके हैं। ऑयल सम्प से नीचे से कवर रहता है। अब हम लोग टॉप में बात करते हैं। अब टॉप में रहेंगे तो टॉप में ये भाग है सिलेंडर ब्लॉक का भाग है। सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस दोनों इनबिल्ट है। छोटे इंजनों में क्रैंक केस और सिलेंडर ब्लॉक को एक साथ ढाला जाता है। उसके कई लाभ हैं, जिसमें मुख्य लाभ है कि एक साथ ढलाई करना आसान होता है, जिसके कारण कॉस्ट इफिशिएंट पड़ता है, कॉस्ट कम पड़ता है। और रिपेयरिंग करने में भी, चूंकि इंजन स्मॉल साइज का है तो इसको कैरी किया जा सकता है। पूरे ब्लॉक को और क्रैंक केस को एक साथ हम लोग हैंग कर सकते हैं। लेकिन बड़े इंजनों में जहां पे प्रॉब्लम होगी, सारे इंजन को लिफ्ट करना निकालना मुश्किल होगा, उसमें क्रैंक केस और सिलेंडर ब्लॉक को अलग अलग ढालते हैं। यानी कि ये जो पार्ट है इसको यहां से अलग कर देते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको अलग करके नट बोल्ट के द्वारा इसको इसके साथ टाइट कर देते हैं। तो उसको हम लोग क्रैंक केस और सिलेंडर ब्लॉक अलग अलग कहेंगे। सिलेंडर ब्लॉक का प्रोसेस हम लोग पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो पीछे का वीडियो देख करके सिलेंडर ब्लॉक के बारे में आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे फोकस मेन क्रैंक केस का है। तो क्रैंक केस में और दूसरा भाग है, इसमें केम शाफ्ट के लिए स्थान भी रहता है। केम शाफ्ट यहाँ पे लगाते हैं, लंबी सीधी शाफ्ट है, उसमें बेरिंग लगी हुई रहती है और बेरिंग की सहायता से केम शाफ्ट को लगा देते हैं। और केम शाफ्ट के ऊपर जो ये देख रहे हैं ये भाग खुला हुआ, वो इंस्पेक्शन डोर है और इसके अंदर से टैपेट निकला हुआ रहता है। टैपेट और पुश रॉड ऐसे निकलते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है, जो कि रॉकर आर्म को ऑपरेट करता है और रॉकर आर्म्स वाल्व को ऑपरेट करता है। यानी कि जितना सिलेंडर का इंजन रहेगा उस हिसाब से इनलेट एग्जॉस्ट
इनलेट एग्जॉस्ट इस तरह से रहता है। जो जनरली जो होता है वो बाहर का जो भाग रहता है वो इनलेट एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट इनलेट इस तरह से रहता है। एग्जॉस्ट इनलेट इनलेट एग्जॉस्ट इस तरह से मतलब रहता है। दो कंजिक्यूटिव जो रहते हैं या तो इनलेट इनलेट होता है या एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट होता है। इसके द्वारा पुश रॉड हो रहा है। इसके अलावा इसके अंदर कूलिंग करने के लिए वाटर जैकेट्स का कनेक्शन भी बना रहता है या वाटर पंप भी इसके ऊपर माउंटेड रहता है, असेंबल किया हुआ रहता है। इंजन के डिजाइन निर्माता के डिजाइन के अनुसार हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, इसके साथ भी जुड़ा रह सकता है। इसके अलावा फिल्टर या अन्य पार्ट्स भी इसके साथ अटैच होता है। चूंकि इंजन का यह बड़ा पार्ट्स है तो दूसरे माउंटिंग्स के लिए भी स्थान इसमें रहता है। जहां से पाइपिंग या अन्य कनेक्शन करना है तो उसके साथ या किसी सिस्टम का कोई पार्ट्स जोड़ना है तो इसके ऊपर जोड़ा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से आपका क्रैंक शाफ्ट, केम शाफ्ट, पुश रॉड निकलने के लिए, कैम फॉलोअर के लिए इस तरह से स्थान बना हुआ रहता है। अब इसमें दो तरह का हो गया। एक तो हो गया मोनोब्लॉक। मोनोब्लॉक किसको कहते हैं? जिसमें क्रैंककेस और सिलेंडर ब्लॉक एक साथ रहेगा। क्रैंककेस प्लस सिलेंडर ब्लॉक, क्रैंककेस प्लस सिलेंडर ब्लॉक इक्वल टू मोनोब्लॉक। जब मोनो दोनों साथ में रहेगा तो मोनोब्लॉक कहेंगे और अगर सेपरेट सेपरेट रहेगा तो उसको हम लोग क्रैंककेस कहेंगे और ऊपर वाले को सिलेंडर ब्लॉक कहेंगे। यानी कि रिपेयरिंग के सुविधा के अनुसार ये एक साथ होता भी है और अलग अलग भी हो सकता है। इसके अलावा हम लोग क्रैंक शाफ्ट असेंबल करने के बाद, असेंबल जैसे ही करते हैं पूरी तरह इसको जो टॉर्क टाइटिंग होती है, टॉर्क टाइटिंग करने के बाद मूवमेंट करके घुमा करके देखा जाता है। फ्री घूमना चाहिए। अगर फ्री नहीं घूम रहा है तो जिस बेरिंग में जहां पे पकड़ता है और जो शाइनिंग आती है उसको स्क्रैपर द्वारा स्क्रैप करके इसको बार बार फ्री किया जाता है। बार बार खोल करके जिस भाग में पकड़ रहा है, जहां पे जिस बेरिंग में हाई स्पॉट बन रहा है, उस हाई स्पॉट को स्क्रैपर के सहायता से हम लोग निकाल देते हैं। वहां से मेटल को स्क्रैप करते हैं, यानी कि खुरच करके बाहर करते हैं और इस तरह से फिटिंग की जाती है क्रैंक शाफ्ट का। ठीक उसी प्रकार से केम शाफ्ट का है। केम शाफ्ट में ज्यादा अड़चन नहीं होता है। इसके अलावा जो गेजिंग करने का, जैसे क्रैंक शाफ्ट गेजिंग में बताया था कैसे कैसे गेजिंग किया जाता है, तो उसका आउटर डायमीटर ओडी और इनर डायमीटर, इसमें हाउजिंग का भी गेजिंग करते हैं हम लोग। हाउजिंग विदाउट क्रैंक शाफ्ट असेंबल करके, विदाउट क्रैंक शाफ्ट हम लोग नीचे से जो कैप है, जो हाउजिंग है उसका बेरिंग का, वो हाउजिंग बेरिंग को जितना टॉर्क चाहिए उतना टॉर्क पे असेंबल कर देते हैं और जो बचता है बेरिंग्स वाला भाग, मेन जनरल वाला, उसका इनर डायमीटर निकालते हैं। उसी प्रकार से निकालते हैं जैसे क्रैंक शाफ्ट के मेन जनरल का निकालते थे। और निकालने के बाद दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। लगभग जो डिफरेंस होता है 0.07 टू 0.1011 mm के बीच होता है। और इसी क्लियरेंस को ऑयल क्लियरेंस के नाम से भी जानते हैं। दोनों के बीच में जो क्लियरेंस होता है, जब रनिंग में चलती है तो चलते समय ऑयल का फिल्म निर्माण हो जाता है। क्योंकि बेरिंग के साथ अगर रगड़ के चलेगा तो बेरिंग को घिस देगा, इसलिए ऑयल फिल्म बनने के लिए क्लियरेंस मस्ट है, जरूरी है। इसके अलावा इसमें आप मेटल की अगर बात कीजिएगा तो मेटल में कास्ट आयरन का हो सकता है। कास्ट आयरन जनरली होता है, या आजकल एल्युमिनियम एलॉय का भी आता है। एल्युमिनियम एलॉय इस तरह के मेटल होते हैं। बाकी इसके अंदर बहुत ज्यादा रिपेयरिंग नहीं है, सिर्फ क्लीनिंग कर देंगे तो काम हो जाता है। क्लीनिंग अच्छे से करना चाहिए। इसके अलावा आप
फिटिंग करते समय, क्रैंक शाफ्ट फिटिंग करते समय ध्यान रखना है। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, क्लासरूम फीलिंग लेने के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।